नमस्कार साथियों, मैं आपका आपके परिवार कैरी ऑन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि वर्णमाला के 3 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष पढ़ा दिए थे। आज हम व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करेंगे और जो व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करेंगे वो करेंगे संयुक्ताक्षर के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिएगा किसके आधार पर? संयुक्ताक्षर, अक्षर के आधार पर, संयुक्ताक्षर के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, संयुक्ताक्षर के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। यदि बात की जाए कि संयुक्ताक्षर के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करते हैं, तो 3 प्रकार से करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। इसी को संयुक्त ध्वनि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम संपृक्त ध्वनि, और उसके बाद इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे द्वित्व या युग्मक ध्वनि, द्वित्व या युग्मक ध्वनि। अब यदि बात की जाए कि संयुक्ताक्षर क्या होता है, संपृक्त ध्वनि क्या है, द्वित्व या युग्मक ध्वनि क्या है, तो देखो बहुत ध्यान से समझना। यदि मैं संयुक्ताक्षर की बात करूं, किसकी बात करूं? संयुक्ताक्षर की, तो मैंने आपके सामने यहाँ प्राण लिखा। क्या लिखा? प्राण। और यदि मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा तो देखो आधा पे, आधा रे, फिर आश्रयाम, उसके बाद ऋण, और फिर क्या आया? ए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाएं, तो वो संयुक्त या संयुक्ताक्षर होंगे। इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ लिखा कुम्हार, क्या लिखा? कुम्हार लिखा। तो देखो आधा के, इसके साथ छोटा ऊ छुपा हुआ है, फिर आधा में, फिर उसके बाद आधा है, फिर उसके बाद आश्रयाम, उसके बाद आधा रे, और उसके बाद एनार। तो अर्थात यहाँ जो ये मैं और है ये व्यंजन है, और कहने का मतलब क्या है कि एक स्वर के सहारे बोले जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, परिभाषा सीधे तौर पर यहाँ से बन जाएगी कि जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाएं तो वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं या संयुक्त ध्वनि कहलाती है। आगे यदि बात की जाए संपृक्त ध्वनि की, किसकी बात की जाए? संपृक्त ध्वनि। तो यहाँ मैंने लिखा संबल। क्या लिखा? संबल। उसके बाद यही मैंने लिखा बंदर। क्या लिखा? बंदर। यही मैंने लिखा कंबल। क्या लिखा? कंबल। कहने का मतलब यह है कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों के सहारे बोली जाए, तो वो हमारी संपृक्त ध्वनि होती है। इसकी मैं आपको एक पहचान और बता देता हूँ। आधा से, उसके बाद इस ए, प्लस के आधा में, प्लस के वे, प्लस के ए, प्लस के आधा ले, और यहाँ क्या आ जाएगा? ए। इसी प्रकार जो भी आप इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ध्यान रखना, यहाँ मैं और बे दो व्यंजन है, इसके पहले ए अनार मिलेगा और इसके बाद ए अनार मिलेगा। ये इसकी प्राथमिकता है। ध्यान रखना, पहले ए अनार और बाद में ए अनार जरूर होगा, किसमें? संपृक्त ध्वनि में। लेकिन यहाँ प्लस के पहले आधा में, और यहाँ है, और यहाँ आश्रयाम। जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनमें ये वाली कंडीशन नहीं मिलती है। तो ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों के सहारे बोली जाए वो संपृक्त ध्वनि, और यहाँ क्या बताया था कि जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाएं तो संयुक्ताक्षर या संयुक्त ध्वनि। अब समझिएगा द्वित्व या युग्मक ध्वनि क्या होती है। द्वित्व या युग्मक ध्वनि क्या होगी? जब कोई आधा वर्ण अपने ही पूर्ण वर्ण में मिल जाए, तो वो द्वित्व या युग्मक ध्वनि होती है। देखिएगा, समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा दिल्ली। क्या लिखा? दिल्ली। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा बिल्ली। क्या लिखा? बिल्ली। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा चक्कर। क्या लिखा? चक्कर। उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा? शक्कर। क्या लिखा? शक्कर। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा प्रफुल्ल। क्या लिखा? प्रफुल्ल। उसके बाद मैंने यहाँ क्या लिखा? क्षुण। क्या लिखा? अक्षुण। तो
तो ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि जब कोई आधा वर्ण अपने ही पूर्ण वर्ण में मिल जाए, तो आधा लय और अपने ही पूर्ण वर्ण में मिला यानी पूरे लय में मिला, तो ऐसी कंडीशन में द्वित्व या युग्मक ध्वनि होती है। तो बहुत ध्यान से समझिए, संयुक्त अक्षर के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण में मैंने आपको संयुक्त अक्षर बताया, संपृक्त ध्वनि बताई, द्वित्व या युग्मक ध्वनि बताई, इन्हीं को द्वित्व व्यंजन भी बोल देते हैं। परिभाषा सुनिएगा संयुक्त अक्षर की, कि जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाएं तो वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे इसी के अंतर्गत आ जाएगा कलांत, क्या आ जाएगा, कलांत इसी में आ जाएगा। एक शब्द है मलान, वो भी इसी में आ जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से वर्ण विच्छेद कर दिखा देता हूँ। आधा के, उसके बाद आधा ले, फिर यहाँ आश्याम आ जाएगा, फिर यहाँ तय और ए। जो ये आश्याम है इसी के साथ मैंने यहाँ अनुस्वार लगा दिया है। तो जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाएं तो संयुक्त या संयुक्त अक्षर। वर्ण विच्छेद करोगे आसानी से पहचान लोगे। यहाँ कंबल को देखिए, कंबल का वर्ण विच्छेद आधा के प्लस के ए प्लस के आधा में और प्लस के वे और फिर ए प्लस के आधा ले और प्लस के यहाँ ए आ जाएगा। तो ये देखो दो, यहाँ इसके पहले भी ए है और यहाँ ए है, ये दो व्यंजन इसके पहले ए अनार और बाद में भी ए अनार, सीधे तौर पर क्या होगी, संपृक्त ध्वनि होगी। जब आप बंदर को बोल रहे होंगे तो यहाँ जो ये न की साउंड है ये बै के साथ भी सुनाई दे रही होगी और दै के साथ भी सुनाई दे रही होगी, तो संपृक्त ध्वनि। अब आपके मन में एक डाउट बनकर आएगा कि सर कुम्हार भी तो संपृक्त ध्वनि होना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाएं, देखो कुम्हार पढ़ रहे हैं तो आधा में फिर है और आश्याम, तो दो व्यंजन किसके सहारे बोले जा रहे हैं, एक स्वर के सहारे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, संयुक्त अक्षर हो जाएगा। तो परिभाषा मैं आपको इनकी बता चुका हूं, इनको आप नोट डाउन कर लेना, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब पढ़ेंगे भैया उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, उच्चारण की। तो यहाँ मैंने लिखा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, हम वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं। वर्णों के अंतर्गत हम स्वर और व्यंजन दोनों का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि एक ट्रिक है केटीएम 2। क्या लिखा है यहाँ मैंने, केटीएम 2, जहां के से हो जाएगा हमारा कंठ, उसके बाद टी से हो जाएगा हमारा तालु, एम से हो जाएगा हमारा मूर्धा, इसी को मूर्धन्य बोल देते हैं, यहाँ से हो जाएगा दंत और यहाँ से हो जाएगा हमारा ओष्ठ। उसके बाद इसी के अंतर्गत आ जाता है हमारा कंठतालव्य, कंठतालव्य। इसके बाद इसी के अंतर्गत आ जाता है हमारा कंठोष्ठ, इसी के अंतर्गत आ जाता है हमारा दंतोष्ठ और एक आ जाता है हमारा नासिका। क्या आ जाता है, नासिका। इनको ध्यान रखेंगे। तो देखो उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने प्रकार से करते हैं, 9 प्रकार से। अब ये किस अकॉर्डिंग करेंगे उनको भी देख लेते हैं, किन किन प्रकारों से इनको करेंगे, तो उन सारी चीजों को भी देखते हैं। अब इसी के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है कि नासिका से कौन से बोले जाते हैं, कंठ से कौन कौन से बोले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा स्वर, क्या लिखा, स्वर लिखा। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा स्पर्श व्यंजन, क्या लिखा, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद इसी के अंतर्गत मैंने लिखा अंतस्थ व्यंजन, क्या लिखा, अंतस्थ व्यंजन लिखा। अंतस्थ व्यंजन के बाद इसी के अंतर्गत लिखा मैंने ऊष्म व्यंजन, क्या लिखा, ऊष्म व्यंजन। और इसी के अंतर्गत मैंने लिखा आयोगवाह, क्या लिखा, आयोगवाह। तो इन चीजों को समझेंगे। अब यदि बात की जाए कि कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, तो ऐ अनार और आश्याम,
तालु से छोटी ई और बड़ी ई, मूर्धन्य से रीढ़ी। लेकिन ध्यान रखना दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है, दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ कहाँ से बोले जाएंगे? ओष्ठ से। अब आपके सामने मैंने यहाँ लिखा संयुक्त स्वर, क्या लिखा? संयुक्त स्वर लिखा। संयुक्त स्वर को ही हम मिश्रित स्वर के नाम से जानते हैं। तो संयुक्त स्वर ए, उसके बाद ओ, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? ओ। आप सब जानते हो कि ए प्लस छोटी ई से मिलकर बनता है और ये ए प्लस छोटे ऊ से मिलकर बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ से है और छोटी ई का तालु से। तो कहने का तात्पर्य है कि ए और ए कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ तालु से बोले जाएंगे। ए का उच्चारण स्थान कंठ से है और छोटे ओ का ओष्ठ से। तो ओ और औ कहाँ से बोले जाएंगे? तो ध्यान रखना ओ और औ हमारे बोले जाएंगे कहाँ से? कंठोष्ठ से बोले जाएंगे। उसके बाद दंतोष्ठ से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है और नासिका से भी कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। इस प्रकार मैंने आपको बताया स्वरों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण बताया? स्वरों का वर्गीकरण, अर्थात इनके उच्चारण का। अब यदि स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो आप सब जानते हो कि कै वर्ग यानी पूरा जो कै वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है। कै, खे, गे, घे, ण, तो पूरा कै वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। फिर च वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? तालु से। उसके बाद टे वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? तो मूर्धन्य से। उसके बाद तै वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? तो दंत से। और पै वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? तो ध्यान रखना ओष्ठ से बोला जाएगा। उसके बाद यदि बात की जाए अंतस्थ व्यंजन की, किसकी बात की जाए? अंतस्थ व्यंजन की यदि मैं बात करूंगा तो अंतस्थ व्यंजन में आप सब जानते हो कि य, उसके बाद रे, उसके बाद ले और उसके बाद जो हमारा ये व है ये हमारा दंतोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। यहाँ ले जो है वो दंत से बोला जाता है और जो व है वो दंतोष्ठ रहेगा। यदि ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन में ये आ जाएगा हमारा श। क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। उसके बाद षटकोण वाला जो स रहेगा ये हमारा मूर्धा से बोला जाएगा और ये जो स रहेगा ये हमारा दंत से बोला जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्या? है आता है। क्या आता है? है। तो यदि मैं है की बात करूं तो है कहाँ से बोला जाता है? तो ध्यान रखना है हमारा कंठ से बोला जाएगा। कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। उसके बाद विसर्ग आ जाता है। क्या आ जाता है हमारा? विसर्ग। तो आप सब जानते हो कि अयोगवाह दो होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? यदि बात की जाए अयोगवाह की, किसकी बात की जाए? अयोगवाह। तो अयोगवाह की संख्या 2 होती है। ये होता है हमारा अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार बोलते हैं। और ये जो होता है हमारा इसको हम बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं भैया? इसको हम विसर्ग बोलते हैं। तो ध्यान रखना यदि विसर्ग के उच्चारण स्थान की बात की जाए तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। उसके बाद यदि अनुस्वार की बात की जाए तो इसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। यदि बात की जाए कि आयोगवाह को आयोगवाह किसने कहा था तो आचार्य किशोरदास वाजपेयी ने। और आयोगवाह को ही नपुंसक गण कहा जाता है और नपुंसक गण किसने कहा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब पढ़ेंगे भैया वर्ण विच्छेद। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ण विच्छेद। और वर्ण विच्छेद पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको आवश्यक चीजें बता देता हूँ जिनके बारे में आपको जानकारी होनी आवश्यक है। देखिएगा हमारे सामने वर्ण विच्छेद करते समय इस प्रकार से वर्ण आएंगे, उसके बाद इस प्रकार से वर्ण आएंगे, उसके बाद ये दिए आएगा, उसके बाद इस प्रकार से वर्ण आते हैं, उसके बाद इस प्रकार से कुछ वर्ण आते हैं। तो इनको किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं वो समझिएगा। यदि किसी के ऊपर रै लगा हुआ है, ये रैप वाला रै होता है, तो ये इस प्रकार से लिखेंगे। अगर किसी व्यंजन से पहले आधा रै है तो वो भैया इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसको ध्यान रखना है। यदि इस टै की बात की जाए तो आधा टै और फिर आधा रै और फिर ए, ये इसका पूरा क्या है हमारा?
वर्ण विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से आधा क आधा र और फिर ए, ये किस किस से मिलकर बनता है, आधा द प्लस ये और उसके बाद ए, ये किससे मिलकर बनेगा, आधा द प्लस के आधा व और फिर ए नाम, ये किससे मिलकर बनेगा, आधा द आधा ध और उसके बाद ए नाम। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इनको ध्यान रखते हैं। ध्यान रखने वाली चीजें कौन कौन सी हैं, सपोज करिएगा यदि इसकी बात की जाए रीढ़ी की, तो ध्यान रखना ये रीढ़ी की मात्रा होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब वर्ण विच्छेद में देखते हैं कि सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ लिखा कमल, क्या लिखा, कमल ही लिखा। यदि मैं कमल के वर्ण विच्छेद की बात करूँ तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, आधा क प्लस के अनार प्लस के आधा में प्लस के अनार प्लस के आधा ल और प्लस के अनार। उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा द्रग, क्या लिखा, दृग लिखा। मैंने आपके सामने क्या लिखा, दृग लिखा। तो ये आधा द प्लस के रीढ़ी प्लस के आधा ग और प्लस के ए। उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा द्वंद्व, क्या लिखा, द्वंद्व लिखा। अब इस द्वंद्व को किस प्रकार करेंगे वो भी देखेंगे। आधा द प्लस के आधा ब प्लस के अनार प्लस के आधा न प्लस के आधा द प्लस के आधा ब और प्लस के ए, ये हमारा द्वंद्व हो गया। उसके बाद इसी के अंतर्गत मैंने यहाँ लिखा विद्यालय, क्या लिखा भैया, विद्यालय लिखा। तो विद्यालय में भी ध्यान रखेंगे, ये आधा ब फिर छोटी ई प्लस के आधा द प्लस के आधा ये प्लस के आश्याम प्लस के आधा ले प्लस के अनार प्लस के आधा ये और प्लस के अनार। इस चीज को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन वाला कॉन्सेप्ट, छ त्र ज्ञ और स्र। आप सब जानते हो कि इसका आधा क आधा स और ए, जो ये आधा क षटकोण वाला स, ये इसका क्या है, पूर्ण विच्छेद है। इसी प्रकार से आधा त प्लस के आधा र और प्लस के अनार, इसी प्रकार से आधा ज फिर इया और फिर अनार, इसी प्रकार से आधा स आधा र और प्लस के अनार। देखिएगा यहाँ मैंने एक शब्द लिखा दक्ष, क्या लिखा, दक्ष। तो इसको किस प्रकार से करेंगे ये भी समझेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आधा द प्लस के अनार प्लस के आधा क प्लस के षटकोण वाला स और फिर अनार। तो ये क्या बना हमारा, दक्ष बना। उसके बाद यदि बात की जाए त्रिशूल की, किसकी बात की जाए, त्रिशूल की बात की जाए, तो ये किस प्रकार से लिखेंगे, तो आधा त प्लस के आधा र और प्लस के छोटी ई, क्योंकि त्रि बना। फिर यहाँ से आ जाएगा आधा स प्लस के छोटा ऊ प्लस के आधा ले और प्लस के ए आ जाएगा। उसके बाद एक शब्द और आ जाता है हमारा श्रद्धा, क्या लिखा मैंने यहाँ, श्रद्धा लिखा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये आ जाएगा आधा से प्लस के आधा रे प्लस के ए, तो इतने से मिलकर क्या बना, श्र बना। उसके बाद आ जाएगा आधा दे, उसके बाद आधा ध और यहाँ से क्या आ जाएगा आश्याम। तो ये क्या बना हमारा, श्रद्धा बना। कुछ शब्द दे रहा हूँ आपको, उनको आपको अपने आप से बनाना है। जैसे श्रमिक किस प्रकार से लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, श्रमिक किस प्रकार से लिखा जाएगा, ज्ञानी को किस प्रकार से लिखेंगे, क्षमा किस प्रकार से लिखेंगे, उसके बाद भैया सक्षम किस प्रकार से लिखेंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जो ये वर्णमाला चैप्टर है ये आपका समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम संधि चैप्टर पढ़ेंगे। हालांकि वर्णमाला चैप्टर में आपका जो रह गया वो शब्दकोश पर आधारित प्रश्न रह गए हैं, तो उस पर एक वीडियो में आपकी विस्तार से लेकर आ जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए कैरी ऑन के साथ। धन्यवाद।